स्टूडेंट्स, आज दिनांक 6 जुलाई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है हर्शे और चेज़ एक्सपेरिमेंट। देखिए, जब हम बात हर्शे और चेज़ की करते हैं उससे पहले ग्रिफिथ को हमने पढ़ा। तो ग्रिफिथ हो या हर्शे चेज़ हो, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद बार बार एक ही था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक पदार्थ ट्रांसफ़र होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को, यानी कि जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं, उनको कैरी करता है। तो वो कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो बार बार उसको क्लैरिफाई करने के लिए इन लोगों ने नए नए प्रयोग किए। जिस कड़ी में आप लोगों ने जाना कि पिछली कड़ी में कि ग्रिफिथ के अनुसार जो डीएनए था वही एक आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, जो मूव कराता है वन टू अनदर जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या? तो डीएनए। तो डीएनए से पहले क्या कहेंगे इसे? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि डीएनए जो है ऑलमोस्ट सभी में, सभी जीवों में डीएनए पाया जाता है। बस आरएनए जो होता है वो कुछ वायरसेस में पाया जाता है। वायरसेस में आरएनए या डीएनए दोनों ही पाए जा सकते हैं। मतलब एक आरएनए, एक वायरस में या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। लेकिन अन्य सभी जीवों में, इसको छोड़कर, वायरस को छोड़कर अन्य सभी जीवों में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। इसका क्यों पाए जाते हैं ये कभी आपको आगे जब ट्रांसलेशन होगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि देखिए डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किया था कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, और उसने जो डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया था उसको उसमें यूज़ किया और चूहों पे उसका अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ बात आती है हर्शे और चेज़ की। तो हर्शे और चेज़ ने भी यही सिद्ध किया कि भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, और उसने इसे अपने सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। उसने क्या किया? सबसे पहले हर्शे और चेज़ ने सन 1952 में यह सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इन्होंने बताया कि वायराइड में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, कि वायराइड क्या होते हैं? वायराइड फेक कण हैं। फेक ऐसे कण, यानी देखिए जिन जो बैक्टीरिया पे आक्रमण कर सके, ऐसा वायरस, तो बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो बैक्टीरिया पे आक्रमण कर सके, यानी कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सके, बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर सके, ऐसा वायरस, उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ये जो फेक अवस्था है, ये कहता है कि ये जो फेग हैं ये किसी बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद अपना डीएनए उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र करने के बाद और उसी की कई कॉपीज़ आगे की तरफ जाती हैं। ठीक है, अभी देखिए आपको बताते हैं इसमें क्या है। इन्होंने क्या करा, ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया। नाम सुना होगा आपने, इशेशिया कोलाई ये बैक्टीरिया है। कहाँ पाया जाता है आप लोग बताएंगे मुझे? मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत फेमस है, मैंने कई बार बताया होगा आपको। वायराइड में, तो ये जो वायराइड में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल डीएनए ही संचरित होता है। इन्होंने कहा कि डीएनए ही जाता है। और देखिए जो सत्य बात है कि डीएनए ही ट्रांसफ़र होता है और कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता। वायराइड्स में एक हेक्सागोनल सिर तथा एक पूँछ होती है, यानी टेल होती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे। इसमें एक आप देख रहे हैं कि एक हेड है। इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ पहले आपको कि इसमें एक हेड है और एक ये टेल है। ठीक है, बीच में कॉलर पोर्शन होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल पदार्थ होता है जो इसको मूव कराता है। अब ऊपर क्या है? ऊपर इसमें इसका जो न्यूक्लिक अम्ल, यानी जो न्यूक्लिक मटेरियल है, यानी कि इसका जो जो डीएनए है वो उसके अंदर फ्रीज रहता है, जो हमारा ऊपर कैप्सूल है। ठीक है, और उसके ऊपर प्रोटीन शीट होती है। ठीक,
ये बाराइट केवल हेड, इसके हेड में डीएनए पदार्थ पाया जाता है, मैंने आपको बताया। ये बाराइट केवल ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई, इशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है। हर्शे और चेज ने दो अलग अलग प्रयोग किए जिनमें वायराइट T2 के डीएनए एवं प्रोटीन को चिह्नित किया गया है। मतलब T2 यानी जो जो ये आप यहाँ देख रहे हो 35, एक फास्फोरस वाला है, एक सल्फ़र वाला है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। एक फास्फोरस वाला है, सल्फ़र वाला है, ठीक है। तो इन्होंने ये फास्फोरस वाला है, ठीक है, डीएनए एवं प्रोटीन को चिह्नित किया। डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, सल्फ़र नहीं पाया जाता है। अब ये बताइए कैसे, मैंने आपको पढ़ाया, पहले आप लोग पढ़ाया होगा आप लोगों को कि जो डीएनए है चलिए अभी आगे आएगा इसमें, तो आप जानेंगे कि डीएनए क्या है। तो डीएनए 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नंबर 1 फॉस्फेट ग्रुप, नंबर 2 डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और नंबर 3 नाइट्रोजनस बेस। तो इसमें आप जो फॉस्फेट ग्रुप देख रहे हैं ये क्या है, फॉस्फोरस है, H3PO4, ठीक है, H3PO4। तो P क्या है इसमें, फॉस्फोरस है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु और फॉस्फोरस का 1 परमाणु है, तो इसमें फॉस्फोरस है ना, तो फॉस्फोरस पाया, क्लियर हो गया। सल्फ़र इसमें कहीं है नहीं है, H3PO4 तो बोला मैंने, तो H और P और O है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है फॉस्फेट के रूप में, और बाकी नाइट्रोजनस बेस होते हैं। सल्फ़र तो नहीं कहीं से कहीं तक, तो जबकि प्रोटीन में सल्फ़र होता है, समझ गए आप। डीएनए में फॉस्फोरस है और प्रोटीन में क्या है, सल्फ़र होता है, ना कि फॉस्फोरस, क्लियर। इस आधार पर उन्होंने डीएनए के लिए 32P, देखो यहाँ लिखा हुआ ऊपर, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है, गौर से देखिए, रेडियो एक्टिव डेबिटेड 32P डीएनए P को, और प्रोटीन के लिए जो है वो 35S को चयनित किया। अब इन दोनों वायराइड को ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश करवाया। देखिए ये प्रवेश करवा दिया, इसके अंदर एंट्री कर गया, ये कर गया, इसने भी एंट्री कर ली, इसने इस पर अटैक कर दिया ई कोलाई बैक्टीरिया। ये क्या है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस पर इन्होंने एंट्री कर दी, प्रवेश करवाया। प्रवेश के उपरांत ये जो वायराइड्स हैं रेप्लिकेशन द्वारा अपनी संतान, अभी क्या करते हैं तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देते हैं इसके अंदर, ई कोलाई में छोड़ देंगे और कुछ नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है ना, ये जो है ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ देगा, बॉडी अंदर नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ये भी छोड़ देगा अंदर। तो जैसे केवल जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया ना अंदर, अब करते हैं। इनका अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि संतति वायराइड में केवल 32P उपस्थित है, मतलब ये वाला सही था, 32P आ गया, ठीक है, 32P यानी फॉस्फोरस जो था वो जो हमारा ये जो था प्रेजेंट था, और जबकि 35S ये प्रेजेंट नहीं था, 35S की मात्रा बहुत कम थी। इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, और आगे जाके ऐसे ना, आगे जाके और भी कम हो जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल आया है प्रोटीन का 32P प्रोटीन का आया है, ये इसमें भी रहेगा, ठीक है, 32P इसमें भी रहेगा, और 32P आप देख रहे हो यहाँ पे भी है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो रेडिएटिव 35S डिटेक्शन या डिटेक्टेड इन सेल्स। ये तो इस प्रकार से जो है ये जो है नहीं आ पाता इसमें, समझे। तो ये इन्होंने बताया कि लगातार अगर कोई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो कुछ और नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, वो डीएनए ही ट्रांसफ़र हो रहा है, जबकि यहाँ प्रोटीन बाहर ही रह जाता है, ठीक है। तो इससे क्लियर होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो इससे भी जो है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इस सिद्धांत को बल मिला, ग्रिफिथ से बल मिला था, उसके बाद हर्शे और चेज से भी इसको बहुत बल मिल गया, और
आज हम इसी थ्योरी पे काम करते हैं कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग कॉपी पे नोट करिएगा, डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। और जो पीडीएफ मैंने उपलब्ध कराई है उसी से सबका वर्क करिएगा। ये केवल वीडियो है, इसको वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, कहीं समझ में नहीं आया फिर से देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।